हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर के 2 वीडियो अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन इसका 3रा वीडियो देखेंगे। अपना लेसन कौन सा चल रहा है? निर्धनता एक चुनौती, जो आपके 9th एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स में 3rd चैप्टर है। तो अपना जो चैप्टर 3rd का पार्ट 3 और आज अपन पढ़ेंगे निर्धनता रेखा। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज? निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन। तो बच्चों, मैंने लास्ट 2 वीडियो के अंदर आपको निर्धनता के बारे में बताया था कि निर्धनता या गरीबी क्या है। तो हमने दोनों वीडियो के अंदर अभी तक क्या समझा है कि जिस इंसान के पास मूलभूत आवश्यकता पूरी करने की क्षमता न हो वो निर्धन कहलाएगा। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे वो वेतन भोगी मजदूर हो, अर्थात भवन निर्माण आदि के अंदर अपन देखते हैं कि जो तगारियां ठोकते हैं वो हो, चाहे भिखारी हो, है ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, अपने पत्नी और अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता है, उसको अपन ने निर्धन कहा था। और अपन ने उसके अंदर फिर रामसरण की कहानी पढ़ी थी, लखा सिंह की कहानी पढ़ी थी कि जो रामसरण है वो शहर के अंदर गरीब है और जो लखा सिंह तो गांव के अंदर अपना गरीब इंसान था। तो अपन ने दोनों की कहानी पढ़ ली थी और अपन ने ये बात अच्छे से समझ ली थी कि वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है वह गरीब कहलाएगा। गरीब के आयाम अपन ने देख लिए, शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता देख ली और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपमार्जन और असुरक्षा को भी देख लिया। आज अपन देखेंगे अपना निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा मतलब जब बच्चों हम बात करते हैं कि गरीब हम उसको कहते हैं जिसका आय स्तर और उपभोग स्तर कम हो। लेकिन हमने कह तो दिया कि निर्धन वो है जिसका आय स्तर व उपभोग स्तर कम हो, लेकिन कितना, है ना। जैसे अपन तुलना करो कि आपके पास कार है, ठीक है, और आपके पड़ोस में एक व्यक्ति रह रहा है जिसके पास बाइक है, तो वो आपकी तुलना में गरीब हो गया, है ना। या आपके पड़ोस में एक और रह रहा है जिसके पास आपसे महंगी कार है, आपसे बड़ा घर है ना, तो आप उसकी तुलना में गरीब हो गए। तो गरीब कौन? आप है कि आपका ये पड़ोसी है या कौन है? या फिर आपके घर के पास जो अमीर रह रहा है ना, मतलब जिसके पास आपसे भी अच्छी गाड़ी और बड़ा घर है, यदि उसकी तुलना अपन मुकेश अंबानी से करें या फिर टाटा बिरला से करें तो उनकी तुलना में वो गरीब हो गया। तो यदि ऐसे देखा जाए तो हम गरीब की सही परिभाषा ही नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि पैदल चलने वाला साइकिल वाले की तुलना में गरीब है, साइकिल वाला स्कूटी वाले की तुलना में गरीब है, स्कूटी वाला कार वाले की तुलना में गरीब है। तो ये सब प्रॉब्लम का सोल्व निकालने के लिए हमने एक न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर देखा, है ना, कि इतना तो होना ही चाहिए। यदि इतनी चीज़ें नहीं है तो वो गरीब है, और ये जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटी यदि उसके पास है तो वह निर्धनता रेखा के ऊपर है। तो ये पता करने के लिए कि हम निर्धनता में या निर्धन या गरीब में किसे रखेंगे, हमने एक मिनिमम लेवल को तय किया जिसको अपन ने कहा न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर, या इसको अपन कहेंगे निर्धनता रेखा। अब निर्धनता रेखा में कुछ चीज़ों को सम्मिलित किया है: भोजन, कपड़ा, जूते, स्वास्थ्य, ईंधन, प्रकाश और शिक्षा। जिस व्यक्ति के पास भोजन, कपड़ा, जूते, स्वास्थ्य, ईंधन, प्रकाश और शिक्षा है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और जिनके पास ये सारी फैसिलिटी नहीं है उसको हम गरीबी रेखा से नीचे मानेंगे। अर्थात जो इंसान गरीबी रेखा से नीचे होगा वो गरीब होगा, और जो इंसान गरीबी रेखा से ऊपर होगा वो गरीब नहीं कहलाएगा, अर्थात अमीर कहलाएगा। या अमीर ना कहो तो एक मीडियम लेवल का व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन उसके पास ये चीज़ आपको याद करनी है बच्चों: भोजन, कपड़ा, जूते, स्वास्थ्य, ईंधन, प्रकाश और शिक्षा। इसको बेसिक नीड्स माना है, मूलभूत आवश्यकताएं माना है कि व्यक्ति के पास ये मूलभूत आवश्यकताएं तो होनी ही चाहिए। तो ये पता करने के लिए कि हम किसको गरीब माने या न माने, न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर एक लेवल तय कर लिया है, उसी को अपन निर्धनता रेखा कहते हैं। अब निर्धनता जो रेखा है ये प्रत्येक देश में रेखा अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है? आप भारत और यूएसए की बात करो, जो अमेरिका है वहाँ पर कार एक वो नॉर्मल बात है, यानी यदि किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वो गरीब है। कहाँ पर? यूएसए में। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या कार नहीं है वो गरीब है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो कार नहीं, बहुत कम लोगों के पास कार है। तो क्या जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है? नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में कार एक विलासिता की वस्तु है, बेसिक नीड नहीं है, मूलभूत आवश्यकता नहीं है। भारत के अंदर कार को विलासिता की वस्तु माना है। यदि किसी के पास कार है तो वो बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहा है,
वो बहुत अमीर है, लेकिन कार नहीं है का मतलब वो गरीब नहीं है। लेकिन यदि बच्चों अमेरिका के अंदर यदि किसी के पास कार नहीं है तो ये माना जाएगा कि वह गरीब है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कार है वो उसकी बेसिक नीड्स में आ रही है। इसलिए जो न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर है या जो निर्धनता रेखा की जो लाइन है जो मिनिमम लेवल है अपना, वो प्रत्येक देश में अलग अलग होता है। तो मैंने यहीं पर लिखा है कि प्रत्येक देश में यह रेखा अलग अलग होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विकासशील देशों की तुलना करने के लिए एक समान मानक तय किए गए। जैसे ये रेखा प्रत्येक देश में तो अलग अलग होती है, लेकिन यदि विश्व लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है ना ये देखना है कि ये अलग अलग राष्ट्र हैं, ये सारे विकासशील राष्ट्र हैं। तो विकासशील राष्ट्रों के अंदर इसका यदि तुलना करनी है तो उन सब के लिए विश्व स्तर के ऊपर एक समान मानक लगा रखें और वो एक समान मानक तय करेंगे। तो ये तो बच्चों हो गया निर्धनता रेखा या न्यूनतम जीवन रेखा क्या है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि बेसिक नीड्स के अंदर अपने भोजन, जूते, ईंधन, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा को लिया गया है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे भोजन की कि कितने। अब हम जब ये तो कह रहे हैं कि उसको भोजन मिलना चाहिए, लेकिन कितना भोजन मिलना चाहिए? 1 रोटी, 2 रोटी या दाल चावल रोटी सब्जी सारा? क्योंकि भोजन के भी क्या है, 1 रोटी है तब भी भोजन है, 4 रोटी दाल चावल सब्जी तब भी भोजन है, और यदि पूरे 32 पकवान भी रख दो तब भी वो भी भोजन है। तो बच्चों ये तय करना होता है कि कितना भोजन हो उसके पास कि वो जो न्यूनतम जीवन स्तर है उससे ऊपर आ जाए या वो उस लेवल को पार कर सके। तो जो ग्रामीण इलाकों के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर 2400 कैलोरी और जो शहरी इलाके हैं उसमें 2100 कैलोरी 2100 कैलोरी न्यूनतम भोजन का स्तर माना है। आ रहा है समझ में कि जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरिया है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी यदि उसको भोजन मिलता है तो वह निर्धन नहीं है। और शहर के अंदर यदि उस व्यक्ति को प्रतिदिन 2100 कैलोरी भोजन मिल जाता है तो वो गरीब नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कि शहरों के अंदर तो कम रखा है और गांवों में ज़्यादा रखा है। तो बच्चों ऐसा होता है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको शारीरिक श्रम करना होता है और जो शहरी लोग होते हैं उनको मानसिक श्रम करना होता है। तो शारीरिक श्रम के अंदर अधिक श्रम लगता है, अधिक मेहनत होती है, जिससे शरीर को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ग्रामीण के अंदर 2400 कैलोरी तय किया है, और क्योंकि शहर के अंदर मानसिक श्रम ज़्यादा होता है, वहाँ पर कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो शहरों के अंदर 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तय किया गया है। अब इसी चीज़ को अपन आगे बढ़ाते हैं कि जो अपन बात करते हैं कैलोरी की, तो समय और स्थान के आधार पर ये सब कुछ चीज़ चेंज होती रहती है। यदि आप आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले की बात करो, है ना, तो 30 साल पहले स्थितियाँ अलग थी, समय अलग था, लोगों का काम धंधा अलग था, चीज़ों की कीमतें अलग थी, है ना। आज जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिल रही है वो उस वक्त 1 रुपये में मिलती थी। तो बच्चों जो न्यूनतम जीवन जो निर्वाह स्तर है वो भी समय, काल, देश के स्थान के आधार के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हमने अमेरिका और इंडिया की बात करी, इसी प्रकार हम आज की और 40 साल पहले की बात करते हैं, है ना। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि यदि हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए क्या होता है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा का मूल्य भी तो घटता बढ़ता रह रहा है। आज से 40 साल पहले जो मुद्रा का मूल्य था उसके तो आज तो बहुत ज़्यादा है उसका, है ना। तो उस वक्त क्या है, जो चीज़ 1 रुपये में मिलती थी आज वही चीज़ कितने में मिल रही है, 10 रुपये के अंदर। तो बच्चों समय और स्थान के आधार के ऊपर इन सब चीज़ों के अंदर चेंज आता है। अब इसको अपन ऐसे समझेंगे कि अपने ये बात तो कर दी कि गाँवों में तो प्रति व्यक्ति कितना कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरी, और शहर के अंदर 2100 कैलोरी। अब उसको खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब हमको मुद्रा को भी तय करना पड़ेगा ना कि कितनी मुद्रा कोई कमाता है तो उसका जो निर्धनता रेखा के ऊपर वो रहेगा। तो बच्चों इसके लिए क्या करा है, गाँव के अंदर प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपया तय किया है, और शहर के अंदर प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपया तय किया गया है। गांव में यदि कोई व्यक्ति 1 महीने में 816 रुपया कमा लेता है तो वो निर्धनता रेखा के ऊपर है। लेकिन शहर में यदि कोई व्यक्ति 1 महीने में 1000 रुपया कमा लेता है तो निर्धनता रेखा के ऊपर है। अब वापस यही बात आ गई कि क्यों गाँवों के अंदर कम कमाई की आवश्यकता है और शहरों के अंदर ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। तो बच्चे आप खुद ही समझ सकते हो, गाँवों के अंदर सब चीज़ें सस्ती मिलती है ना,
और वहाँ पर जो मेंटेनेंस जो चार्ज होता है या मेंटेनेंस जो व्यय होता है वो कम होता है बनिस्बत कि शहरों में। शहरों के अंदर मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा होता है और सभी चीज़ें महंगी मिलती है, इसलिए शहरी क्षेत्रों के में रहने वाले लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपया तय किया है और गाँवों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपया तय किया गया। आ गया समझ में? और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चेंज किया जाता है। यदि अपन बात करें कि आज से 20 साल पहले भी 816 रुपये और 1000 रुपया थोड़ी था। आज से यदि मैं 10 साल पहले की बात करूं तो 10 साल पहले 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह गाँवों में और शहरों में 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह नहीं था, क्योंकि उस वक्त 1000 रुपया बहुत बड़ी बात थी और 816 रुपये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज 1000 रुपया और 816 रुपया बहुत कम मायने रखते हैं और हो सकता है आज से 10 साल बाद 1000 के बजाय अपने 2000 रुपये लिखें। तो मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि में ध्यान में रखते हुए चेंज किया जाता है, क्योंकि कीमतों में वृद्धि होती रहती है, कमी होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग उनका व्यय भी कम ज़्यादा होता रहता है। इसलिए यदि हम जीवन निर्वाह या निर्धनता रेखा की जब हम बात करते हैं तो मौद्रिक जो व्यय होता है वो वर्तमान आज की बात करें तो गाँवों में 816 रुपया और शहर में 1000 रुपया है, लेकिन पहले अलग था और भविष्य में भी अलग होगा, बिल्कुल फैक्ट बात है। अब अपन आगे बात करें कि जैसे कि समझ लो कि एक घर के अंदर 5 लोग हैं, तो गांव के अंदर 5 लोग हैं तो 4080 रुपया यदि वो 5 लोग मिलकर के एक महीने में 4080 रुपये कमाते हैं तो निर्धनता रेखा के ऊपर है। लेकिन शहर के अंदर वो 5 लोग मिलकर के प्रति माह 5000 रुपये कमाते हैं तो बच्चों वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। अब हम बात करते हैं निर्धनता रेखा का आकलन या अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो बच्चों इसके लिए एक संगठन है NSSO, है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और ये जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है वो प्रति 5 वर्ष के अंदर सर्वे करता है और सर्वे करके आंकड़े इकट्ठे करता है और फिर अनुमान लगाता है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं, कितने प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा के ऊपर हैं। तो NSSO का फुल फॉर्म भी बच्चों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में या 1 नंबर के प्रश्न में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्ष के अंदर सर्वे करता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर ये सर्वे करता है। और क्या पता लगाता है, कई तरह के सर्वे करता है ये, और इससे ये पता चलता है कि कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के ऊपर है और कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अब अपन बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो इसके आधार पर एक सारणी आपकी बुक में दे रखी है 1993-94, 2004-05 और 2011-12 के इसके अंदर आंकड़े दे रखे हैं कि 1993-94 के अंदर गांव के अंदर 50.1% लोग गरीब थे, अर्थात यदि 100 लोग हैं तो आधे लोग गरीब थे। लेकिन शहरों के अंदर ये परसेंटेज उस वक्त कम था, मात्र 31.8, यानी 100 में से लगभग 32 लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 2004-05 में ये आंकड़े और कम हुए और गांवों के अंदर 41.8%, अर्थात ये सब प्रतिशत में है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो गांवों के अंदर 2004-05 में 41.8%, यानी 100 में से लगभग 42 लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। तो शहरों में 25.7, यानी लगभग 26 लोग गरीबी, 100 में से 26 लोग गरीबी रेखा से नीचे से। लेकिन 2011-12 में स्थितियां और सुधर गई और ये आंकड़ा और गिर गया और गांव के अंदर तो मात्र 100 में से लगभग 25.7 लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो शहरों में तो यह आंकड़ा और भी गिर गया और 13.7 लोग ही गरीबी रेखा से नीचे। इस प्रकार पर ने देखा कि प्रतिवर्ष 2.2% लोग आंकड़ा नीचे गिर रहा है, यानी औसत गिरावट है 2.2%। तो बच्चों निर्धनता एक चुनौती लेसन का जो तीसरा वीडियो था उसमें आज अपन ने देख लिया निर्धनता रेखा के बारे में कि निर्धनता रेखा क्या होती है। तो निर्धनता रेखा एक मिनिमम लेवल है, एक न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर है जो जिसमें कुछ चीज़ों को तय कर दिया गया है कि भोजन, वस्त्र, अने ईंधन, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोशनी, यदि ये है तो व्यक्ति निर्धन नहीं है। और यदि व्यक्ति के पास ये भौतिक सुविधा जो बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पाता है तो वो निर्धन है या पॉवर्टी लाइन के नीचे है। फिर अपने गांव और शहरों के अंदर इसके बारे में देख लिया है ना। इसके बाद अपन ने देखा कि निर्धनता रेखा का आकलन
राष्ट्रीय सैंपल प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ये जो आंकड़े एकत्रित करता है और उसके आधार पर अपन ने 3 वर्षों का ये आंकड़ों का अनुमान भी और तुलना भी कर ली। इस प्रकार बच्चों अपना जो थर्ड लेसन निर्धनता चुनौती के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। मेरी सभी वीडियो के अंदर मैंने चीज़ों को बहुत शॉर्ट और बहुत सरल तरीके से बताया है। आपको मैंने जितना वीडियो में बताया उतना तो आपको पढ़ना ही है, उससे ज़्यादा शॉर्ट मत कीजिएगा। और आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे आप अपने डाउट्स लिखिए ताकि मैं आपका उसका सॉल्यूशन कर सकूं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।